ज्ञानेश कुमार ने आज शपथ ले ली, कार्यभार ग्रहण कर लिया। जिस तरीके से देर रात उनके नाम की घोषणा हुई, अधिसूचना जारी हुई, गजट जारी हुआ, उसी तरह से बिल्कुल सुबह सुबह उन्होंने शपथ भी ले ली और कार्यभार ग्रहण कर लिया। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो रही है कि क्या जिस नियम के तहत ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं वो नियम सही है, उसकी वैधता को चुनौती दी गई है, उस पर बहस हो रही है। लेकिन उस बहस में भी खेल हो गया है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा हम व्यस्त हैं, तो जज साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप खाली होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको एडजस्ट करेंगे। इस कार्यक्रम में आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे, क्या हुआ, क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, विवादों में क्यों है, और सबसे बड़ी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, उसके बावजूद नियुक्ति हो जाती है और नियुक्ति के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से सुनवाई हो रही है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बैठक राहुल गांधी ने आज कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। राहुल गांधी भी मौजूद है, कांग्रेस के तमाम महासचिव और प्रभारियों के साथ इस समय बैठक चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर और चुनाव आयुक्त के मुद्दे पर आज जो तमाम याचिकाएं लगी हुई हैं उन पर सुनवाई हो रही है। तो इसमें सुनवाई शुरू हुई, हालांकि वो सुनवाई अब कितनी मायने रखती है ये भी अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई फैसला आता है तो ये बड़ा फैसला होगा। पर जिस नियम को चुनौती दी गई है उस नियम के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है और उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। हम बात कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार की, जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, और विवेक जोशी जो चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। अमलेंदु जी, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा भी जा रहा था और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी आपत्ति थी कि आखिर कुछ घंटे बचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है यानी आज, लेकिन परसों देर रात ये फैसला कर दिया गया कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई। अब ये जो मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में जब आया तो क्या रहा, किस तरीके से इसकी सुनवाई शुरू हुई और क्या कहा सॉलिसिटर जनरल ने, क्या कहा, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ सुनवाई कर रही थी उनकी क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? हाँ, देखिए, ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर राव की खंडपीठ थी। उसके सामने ये मैटर जो था वो प्रशांत भूषण ने इसको मेंशन करवाया और प्रशांत भूषण ने उल्लेख करते हुए कहा कि जो चुनाव आयुक्त वाला मामला जो है उसको सुन लिया जाए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए। जी हाँ। तो जस्टिस सूर्यकांत ने पहले कहा कि कुछ समय प्रतीक्षा करें, एक मामले के बाद इसको देखते हैं। उसके बाद फिर सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा पीठ से कि मैं आज संविधान पीठ के समक्ष एक अन्य केस में हूं, तो मैं अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर किसी और दिन सुनवाई हो सकती है। जी। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि हर मामले को स्थगित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल दूसरी अदालत में है, तो उनके पास 17 अन्य विधि अधिकारी हैं, वो किसी और को भी भेज सकते हैं, मतलब चाहे यहाँ चाहे वहाँ जो प्राथमिकता है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इतना नीचे मत गिरो, मतलब ये उन्होंने प्रशांत भूषण को टिप्पणी की। तो ये मतलब एक तरह से कहा जाए वो हॉट टॉक जो थी वो प्रशांत भूषण और एसजी तुषार मेहता के बीच में हो गई। फिर इस पर जो था वो हस्तक्षेप करते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने एसजी से कहा कि यदि आप खाली हो तो हमें बताएं, अन्यथा हम आपको समायोजित कर देंगे, यदि हम इसको एडजस्ट करेंगे केस को। इसके बाद जो थी वो बात खत्म हो गई वहीं पे, और इसका मतलब कि वो अभी उपस्थित नहीं हुए हैं और हो सकता है कि इसमें आप कोई डेट लग जाए, या हो सकता है कि लंच के बाद, हालांकि ये 41वें नंबर पे मामला था, लेकिन प्रशांत भूषण चाहते थे कि इसको जल्दी सुना जाए, अर्जेंट मैटर्स में सुना जाए। तो उस समय एसजी ने कहा, तो हो सकता है कि वो जब संविधान पीठ से निकल कर आए, जब एसजी तुषार मेहता, तब इस पर सुनवाई हो चुकी। 41वें नंबर पे है, तो 41वें नंबर पे तो फिर केस आएगा ही आएगा समीर जी। या तो फिर आएगा, या तो तुषार मेहता यानी जो सॉलिसिटर जनरल वो आते हैं, या फिर अपने किसी जूनियर को भेजते हैं। लेकिन आज जब ये सुनवाई शुरू हुई और अर्जेंट मैटर के तौर पर प्रशांत भूषण, आपको बता दें कि ये जो नियम है, जो कानून बना है चुनाव आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर, जो 2023 में कानून बना, उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का कानून बनाने के लिए सरकार से कहा था और एक गाइडलाइन दी थी कि उस जो आप बनाएं, यानी जो एक कमेटी बनाएं जो इनकी नियुक्ति करे, और उस कमेटी में प्रधानमंत्री रहें और एक मुख्य न्यायाधीश रहें और विपक्ष के नेता रहें।
ये सुझाव दिया गया था या मुख्य न्यायाधीश की ओर से कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव रहे। ये 3 लोग मिलकर एक सिलेक्शन कमेटी होगी, वो तय करेगी कि किसको बनाना है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त। लेकिन जब सरकार ने कानून बनाया उसी निर्देश के अनुरूप, तो उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उसमें यह बनाया गया कि प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर या उनके रिकमेंडेशन पर एक मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, और दूसरे लोकसभा में विपक्ष के नेता। अब यहीं पर सारा विवाद खड़ा हो गया कि यदि लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष होंगे वो अल्पमत में एक होंगे और 2 लोग अगर जिसको मिलकर चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त बना देंगे, वो कर क्या सकता है। इसको चुनौती दी गई और कहा गया, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की संस्था है, इसके अलावा कुछ और याचिकाएं भी दायर की गई। ये कहा कांग्रेस नेता जया ठाकुर है, वो भी गई हैं, महुआ मोहिता ने भी इसमें जी हाँ किया है, हस्तक्षेप किया है। तो कई याचिकाएं थी जिन पर सुनवाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा कि इस पर 19 फरवरी को सुनवाई होनी है, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की सरकार ने नियुक्ति कर दी। राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष उस मीटिंग में पहुंचे, उनको बुलाया गया, लेकिन उन्होंने अपना डिसेंट नोट लगा दिया, यानी अपनी असहमति जताई है। अब उसी मुद्दे पर यह सुनवाई हो रही है कि क्या जो कानून बना है वो कानून सही है या नहीं है, वो उस कानून की वैधता क्या है उसको लेकर, और जो उसमें अगर कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखना था, सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश था, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे क्यों बाहर कर दिया गया। अब उसी सुनवाई पर ये सुनवाई आज हो रही है। आज की तारीख तय की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल वो रुक गई है, इसलिए कि सॉलिसिटर जनरल जो सरकार की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए हैं, वो बिजी हैं, व्यस्त हैं, दूसरे मैटर में लगे हुए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, जो खंडपीठ सुनवाई कर रही है, कि आप किसी और को भेज दीजिए, लेकिन अभी उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो खाली हैं नहीं है, अपने किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। फिलहाल अब ये देखना है कि लंच के बाद, जैसा अमलेंदु जी बता रहे हैं कि लंच के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं अमलेंदु जी। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, ठीक है 18 फरवरी को रिटायर हो रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, कल रिटायर हो भी गए, बड़ा भावुक भाषण भी दिया उन्होंने, अभी उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। जो ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने आज सुबह सुबह शपथ ले ली, ये कहा जा रहा है कि इतनी हड़बड़ी क्यों थी, इतनी जल्दबाजी क्यों थी, जबकि वो कानून सुप्रीम कोर्ट में चुनौती उसको दी गई है, उस पर सुनवाई हो रही है, 1 दिन बाद ही सुनवाई होनी है, इतनी जल्दबाजी में सरकार की होती है। तो सबकी निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। हाँ समीर जी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जब तक सुनवाई, इस पर हम 19 फरवरी को सुनवाई करेंगे जी, तब तक आप इस पर कोई एक्शन मत लीजिए, आप इस पर तब तक इसको मतलब रोकिए, यानी एक तरीके से वो स्थगन आदेश ही सुप्रीम कोर्ट का था। हाँ, और अगर उस स्थगन आदेश के बावजूद सरकार ने वो कमेटी की बैठक बुला ली, कानून मंत्रालय ने नोटिफिकेशन किया बैठक का, उस पर बैठक बुला ली गई। बैठक बुलाने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपना चुन भी लिया, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भी चला गया आनंद फानंद में तुरंत ही, और आधी रात में गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। और आज सुबह लगभग 9 बजे के आसपास जो है, यानी जो जब कार्यालय खुलते हैं उससे पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने जाकर शपथ ग्रहण कर ली और आप कार्यभार संभाल लिया। वो ऑफिस के लग रहा है ताले वाले पहले खोल के ही रखे गए कि जैसे 9 बजेगा। हालांकि उसके पहले भी अमलेंदु जी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री तक को ब्रह्म मुहूर्त में शपथ दिलाई जाती है, आधी रात में भी दिलाई जाती है जी, आधी रात में भी दिलाई जा सकती है। बस पहुंची और गवर्नर साहब जो जगते ही रहते हैं, तो ये तो आधी रात में काम करने वाली सरकार है। आधी रात में ही जीएसटी का घंटा बजाया जाएगा, आधी रात में मुख्यमंत्री की शपथ हो जाएगी, आधी रात में ही मालूम पड़ेगा प्रधानमंत्री आ जाएंगे और टीवी पर और बोल देंगे कि लॉकडाउन लागू हो गया। तो कुछ भी हो सकता है, आधी रात में ही सब कुछ होता है। और अभी देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री का मामला अटका हुआ है, परिणाम आए हुए कितने दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते बीतने जा रहे हैं और अभी तक नहीं। कल जबकि शपथ ग्रहण की तारीख और वेन्यू यानी जगह तक तय कर दी गई है, कार्ड छप गया है, कार्ड बच भी गया है, कार्ड बट गया है, मुख्यमंत्री का उसमें कहीं नाम नहीं कि कौन मुख्यमंत्री शपथ लेगा। लोग वही पूछ रहे हैं कि कार्ड बट गया, लेकिन दूल्हा कौन है उसका पता ही नहीं है। हाँ, तो ये पता नहीं है कि कौन लेगा, लेकिन आइए आप जरूर शपथ ग्रहण में। जी हाँ, लेकिन शपथ ग्रहण किसका होगा ये अभी तक पता नहीं है, हाँ। पर्ची किसकी निकलेगी ये अभी तक पता नहीं है, तो अब ये समझ में आ रहा है। तो समीर जी, ये गंभीर मामला है
है, और गंभीर मामला इसलिए है कि ये जो सीईसी अधिनियम 2023 है, इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है इन याचिकाओं में। और इन याचिकाओं में जो तर्क दिया गया वो ये दिया गया, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से और कांग्रेस नेता जय ठाकुर और जो अन्य की तरफ से जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उनमें महुआ मोइत्रा का भी हस्तक्षेप है। उनमें यह कहा गया कि ये मुद्दा जो है वो अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ में संविधान पीठ के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सलाह पर की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे जी। तो अनूप बर्नवाल मामले में उल्लेखित प्रथा को तब तक लागू किया जाना था जब तक कि संबंध में संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाएगा। तो अब जो संसद ने कानून बनाया उसमें सीजेआई को इससे हटा दिया गया। इसको लेकर जो थी वो आपत्तियां हैं, और पहले भी और याचिकाएं गई थी तो वो याचिकाएं खारिज कर दी गई थी, लेकिन ये फिर से नया मामला पहुंचा। और इस कानून के तहत जो सीईसी अधिनियम 2023 है, इसके तहत ज्ञानेश कुमार पहले जो है वो सीईसी नियुक्त किए गए इस अधिनियम के तहत। अब मामला ये समीर जी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करता है और सरकार का पक्ष आता है, बहस होती है, चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब आएंगे, जो याचिकाकर्ता है वो अपनी दलील देंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये रद्द कर दिया कानून, तो अगर ये कानून रद्द होता है तो इस कानून के तहत की गई नियुक्तियां भी स्वतः रद्द हो जाएंगी, क्योंकि ये नियुक्तियां उस कानून के तहत की गई हैं जो कानून विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जो है वैधता को चुनौती दी गई है। तो अब अगर ये कानून रद्द हो जाता है तो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और विवेक जोशी जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, ये दोनों नियुक्तियां स्वतः रद्द हो जाएंगी। तो ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। तो फिलहाल जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर लंच से पहले भी सुनवाई हो सकती है, कि अभी देखना पड़ेगा कौन सा मैटर चल रहा है। 41वें नंबर पे है जी। और प्रशांत भूषण ने सुबह सुबह इसको मेंशन किया था कि इस पर जल्दी सुनवाई जल्दी हो, अर्जेंट मैटर हो, क्योंकि जिस नियम को, जिस कानून को चुनौती दी गई है वो कानून अपना काम ऑलरेडी कर चुका है, तो अर्जेंट मैटर है ही है। क्योंकि उस कानून के तहत सरकार को इतनी जल्दी थी कि उसने एक दिन 24 घंटे या मान लीजिए 40 घंटे 45 घंटे का इंतजार करना उचित नहीं समझा। यही सवाल उठ रहा है अमलेंदु जी कि सरकार को भी पता है कि अगर कहीं ये नल एंड वॉइड घोषित हो जाता है, इसको निरस्त कर दिया जाता है कानून को, तो क्या होगा। तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी, या उसको इस बात का भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा? नहीं, ये समझिए, ये जो जिस तरीके से जल्दबाजी दिखाई गई है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का डिसेंट नोट लगने के बावजूद, और राहुल गांधी तो यहाँ तक कहा कि आप ये नियुक्ति कर ही नहीं सकते क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है तो आप ये रद्द नहीं कर सकते। और फिर उनके सामने 10 नाम जो रखे गए, फिर उनसे पूछा गया आप अपना नाम बताइए, उनका मैं नाम अपना क्यों बताऊं, और आपने 10 नाम कैसे तय कर लिए भाई जो आप मुझको लिस्ट बता रहे हैं। अगर होना था तो सबके मेरे सामने भी सारे नाम आने चाहिए थे। आप कौन होते हैं कि आपने 10 नाम तय कर लिए, और फिर आप कौन है कि इन 10 नाम में से आप एक नाम को चुन ले। तो राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट लगाया और राहुल गांधी बैठक से उठकर चले आए थे। और ये क्या चले आए थे कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट का जब तक आदेश नहीं आता है तब तक इस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, नियुक्ति नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी के जाने के बाद और डिसेंट नोट लगने के बाद आनंद फानंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उस मीटिंग में जो थे उनका जब बहुमत था, जाहिर सी बात है कि जो उनको लेना था वही होता। उन्होंने फैसला लिया कि ज्ञानेश कुमार जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वो फाइल तुरंत राष्ट्रपति को भेज दी गई, राष्ट्रपति ने उस पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिए, उसको पास कर दिया और आधी रात में ही गजट भी जारी हो गया। और आज सुबह ज्ञानेश कुमार ने शपथ भी ले ली दफ्तर खुलने से पहले। ये और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी, जो आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट जारी किया, यानी उन्होंने असहमति जताई है। असहमति जताने के बाद उन्होंने उस चीज़ को पब्लिक भी किया, उसको बताया भी कि क्यों उन्होंने असहमति जताई है। असहमति उनकी उन्हीं बिंदुओं पर थी जो वो पार्लियामेंट में जब ये कानून बन रहा था तब उन्होंने जो बात कही थी। इस कानून को लेकर तभी से विवाद है और इसको मानने को तैयार नहीं हो रहा है, ना तो विपक्ष मानने को तैयार हो रहा है, ना तो जो चुनाव सुधार से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं और जो एक सिविल सोसाइटी है वहां से भी बहुत तरीके की आपत्तियां इस पर आई हुई हैं। लेकिन जो राहुल गांधी का डिसेंट नोट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें यह है कि इस फैसले को अगर ये माना जा रहा हो कि 2 और 1 के 2:1 के रेशियो से अगर दिया गया हो तो ये सही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी उस मीटिंग में जरूर थे लेकिन उन्होंने उसका विरोध नहीं किया है।
उन्होंने असहमति जताई और कहा है कि ये मामला ही सब जुडिस है, इस पर अभी हमको विचार ही नहीं करना चाहिए। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा लीगल पॉइंट है, लीगल पॉइंट नियुक्ति जो हुई है। जी हाँ, ये मामला अगर कानून रहता भी तब भी ये नियुक्ति का बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। जी हाँ, क्योंकि राहुल गांधी की असहमति को खारिज नहीं किया गया है। हाँ ये भी हाँ, जी हाँ। ये लीगल पॉइंट है कि राहुल गांधी की आपको जो असहमति थी उसको आपको खारिज करना था, खारिज करके फिर आपको ये कहना था कि बहुमत से ये फैसला लिया गया है। ऐसा नहीं किया गया। राहुल गांधी अपना डिसेंट वोट लगाकर चले आए। आपने बिना राहुल गांधी की असहमति को खारिज किए हुए आपने नया नाम चुन लिया और उसको आपने राष्ट्रपति को भेज दिया। जी हाँ। यानी कि आपका बहुमत का फैसला जो है, जो उसमें आपत्ति थी, आपने उस आपत्ति को दरकिनार किया और आपत्ति पर आपने इसकी चर्चा नहीं की। हाँ, मतलब नहीं की, जिसको कहा जाए सामान्य भाषा में कि आपत्तियों को आपने सुना ही नहीं और एक तरीके से जो डेमोक्रेटिक तरीका होता है उसको पूरी तरह से खारिज किया। याद करिए अमलेंदु जी, अभी कुछ दिन की ही बात है, जिस तरह से जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी वक्फ पर, उसमें जो विरोधी दलों के सांसद थे उस जेपीसी में, उनका ये कहना था, यही आरोप थे, जिसकी वजह से अभी बजट सत्र में उसको लेकर विवाद हुआ है और अभी बजट सत्र का जब दूसरा भाग आएगा तब भी ये विवाद जारी रहेगा। उसमें उन सांसदों की यही शिकायत थी कि हमारी जो आपत्तियां थी उन आपत्तियों को सुना तक नहीं गया और जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनके जो सुझाव थे उनको पूरी तरह से उसमें शामिल करके उस रिपोर्ट बना दी गई, जेपीसी की रिपोर्ट। तो ये बहुत गंभीर मसला है कि जो आपत्तियां हैं उनको आप सुन ही नहीं रहे हैं और केवल जो पक्ष की बात हो रही है उसको शामिल करके आप फैसला ले रहे हैं। और समीर जी, राहुल गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर यही कहा था हाँ। कि भाई उस कमेटी में जिसमें सीजीआई को होना था, सीजीआई को आपने निकाल के बाहर कर दिया, कानून बना दिया। अब उस कमेटी में अमित शाह होंगे और नरेंद्र मोदी होंगे और मैं होऊंगा, तो भाई मैं क्या करूंगा? मेरे रहने का मतलब क्या? सुन लेते हैं एक बार उस उनका, उन्होंने राहुल गांधी ने जो संसद में जब इस पर जब ये कानून बन रहा था उस पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी राहुल गांधी की यही आपत्ति थी कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को रखने का मतलब ही क्या है, जब एक उसका मेंबर जो चयन समिति होगी उसका एक सदस्य प्रधानमंत्री होंगे और दूसरे सदस्य वो होंगे जिनको प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, यानी गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने इसमें नियुक्त किया है। तो तीसरा मेंबर रह करके, यानी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है उसके नाम को रखने का तो मतलब यही है कि केवल खाना पूर्ति की गई है, उसको रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। सुनते हैं राहुल गांधी को क्या कहा था उन्होंने जब यह कानून बन रहा था उस समय लोकसभा में बहस के दौरान। Request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, उसमें जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि चीफ जस्टिस को रखा जाए, उस चयन समिति से चीफ जस्टिस को बाहर क्यों किया गया है, तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और इसी बात को लेकर फिर वो कानून जो बना है चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित, उसका मतलब क्या रह जाता है? फिर तो सीधे तौर पर यह कहा जाए कि सरकार जिसको चाहेगी उसको बना देगी, और पहले से जिस तरह से नियम चलता रहा है। दरअसल ये जो कानून बनाया सरकार ने, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही दिशा निर्देश तय किए थे। इस पर भी कई याचिकाएं लगी थी और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, 5 जजों की बेंच थी, उसने ये कहा कि इसके लिए सरकार संसद में कोई कानून बनाए जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां करे। चूंकि संवैधानिक पद तो है, लेकिन इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी ये संसद को तय करना था, जो नहीं तय किया गया था।
उस पर ये चुनाव जो कानून बनाया गया संसद में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी कह दिया था कि जब तक कानून नहीं बनता है तब तक एक ऐसी व्यवस्था रखी जाए जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, चूंकि ये अलग अलग संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एक सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, एक विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक जुडिशरी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उस पद के में एक पारदर्शिता जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी। लेकिन सरकार ने कानून बनाया और इस गाइडलाइन का पालन तो किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खारिज कर दिया और 3 सदस्यीय समिति बनाई। उस 3 सदस्यीय समिति में एक प्रधानमंत्री और दूसरे प्रधानमंत्री की सहमति से कोई मंत्री और तीसरा नाम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का है। अब उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और याचिका पर सुनवाई आज हो रही है, लेकिन उससे पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर दी जाती है। देर रात उसकी अधिसूचना जारी हो जाती है और अब एक बार उसको सुप्रीम कोर्ट में भी उसको एक तरीके से लिंगर ऑन करने की, यानी लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने अपनी व्यस्तता की बात कह के इस मामले को एक आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि अब इसकी सुनवाई पर कोई डेट लग जाती है या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात पर जोर देते हैं कि कोई भी वकील आए, कोई जरूरी नहीं कि सॉलिसिटर जनरल ही आए, वो अपना कोई प्रतिनिधि उसमें भेजे। अब महत्वपूर्ण बात है, लेकिन सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई के बाद इस पर फैसला क्या देता है। हाँ बिल्कुल समझिए, सुप्रीम कोर्ट पे फैसले पे जो है वो नज़र लगी हुई है सबकी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला क्या देता है। फिलहाल तो अभी जो है एसजी तुषार मेहता साहब जो है वो एक तरह से कहा जाए छुट्टी लेकर चले गए हैं जी, कि वफ़े के बाद आएंगे या वफ़े में आएंगे, ये अभी देखना होगा कि कब आते हैं और कब नहीं आते हैं। लेकिन इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सरकार ने जो दांव चला है उसको लेकर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा दांव तो यही है कि सरकार अब जाके कहेगी, अभी तो छुट्टी पे चले गए एसजी साहब, अब जब आएंगे तब कहेंगे कि साहब चूंकि अब इस नियम के तहत नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है, तो अभी इसको मुलतवी किया जाए और इसमें बाद में सुनवाई की जाए। अब ये तर्क सरकार की तरफ से आएगा जी। और यही समीर जी एक तरीके से सरकार की रणनीति थी कि जल्दी से इसके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो और सरकार इसको नल इन्वाइट करे, उससे पहले इसमें नियुक्ति कर लिया। चूंकि जब इससे पहले तारीख थी, तारीख नहीं, इससे पहले जब मेंशन किया प्रशांत भूषण ने पीठ के सामने और वरुण कुमार ठाकुर जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि साहब इसके तहत 3 नियुक्तियां पहले भी किया चुकी हैं, तो उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत थे, चूंकि दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी इस पर, जी हाँ, पिछले साल कि उसको तो ठहरा चुका है सही जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि वो तब कानून पे बहस नहीं हुई थी इसलिए उसको ठहरा दिया गया था, इस तरीके की थी। अब ये मामला ज्यादा गंभीर है तो उन्होंने कहा था ठीक है कि हम इसको सुनते हैं और हम सरकार को आदेश देते हैं, तो ये उस समय बात हुई थी। तो यानी सरकार को लगा कि ये मामला पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइट कानून को कर सकता है और नल एंड वाइट करते ही नियुक्तियां इस कानून के तहत जो होंगी वो अपने आप निरस्त हो जाएंगी, क्योंकि जब वो कानून ही नहीं है तो उस कानून के तहत नियुक्तियां आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला था। तो नया कानून जो है या सुप्रीम कोर्ट सरकार से कह सकता है कि आप फिर से लेकर आइए कानून और वो उसमें जो है निष्पक्ष उसमें व्यक्ति को रखा जाए। ये भी कह सकता है कि कानून छोड़िए, कानून आता रहेगा बाद में, लेकिन अभी नियुक्ति जो होगी वो निष्पक्ष तरीके से होगी और उसमें जो है वो नाम जो है वो सीजीआई उसमें शामिल होंगे, इस तरीके के आदेश आ जाते हैं। अब सवाल यहाँ समीर जी जो उठ रहा है वो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सीजीआई के शामिल होने को लेकर आपत्ति सरकार की क्या है, कि सरकार क्यों नहीं चाहती कि सीजीआई इसमें शामिल हो। अगर आपको लगता है कि आप ईमानदारी से चुनाव जीत रहे हो, विपक्ष यही सवाल कर रहा है, यही कह रहा है। और जिस तरीके से कल राजीव कुमार को लेकर तेजस्वी यादव ने और चुनाव को लेकर जो बहुत तगड़ा प्रहार किया है, वो बाइट भी हम लोगों के पास होगी, हम सुनवाएंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा चुनाव को लेकर। तो जिस तरीके से प्रहार किया कि अब ये चुनाव आयोग जो है वो उस लायक भी नहीं है कि ये किसी का हो, अब ये प्लेयर हो गया है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ खेलने वाला प्लेयर हो गया, ये तेजस्वी यादव का कहना है। तो जो चुनाव आयुक्तों को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में सरकार की भूमिका काफी संदिग्ध हो जाती है। और यही सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि भाई आपको सीजीआई उसमें रहेंगे तो आपको आपत्ति क्या है कि सीजीआई भी उसमें रहे। अगर आप चाहते हैं निष्पक्ष संस्था हो तो आप क्यों चाहते हैं सरकार का बनाया हुआ व्यक्ति ही निष्पक्ष
विपक्ष होगा अगर विपक्ष की उस पर आपत्तियां हैं। जी हाँ, तो ये बहुत सारी तमाम संस्थाएं जो है, जांच एजेंसियां हैं, उनके जब चीफ नियुक्त होते हैं, उन सारी नियुक्तियों में एक जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं। और यही सोचकर जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, एक उन्होंने सुझाव दिया था कि अगर ये व्यवस्था होती है कि एक प्रधानमंत्री हो जो कार्यपालिका के एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और एक विपक्ष के नेता हो जो विपक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और तीसरा एक जुडिशरी का प्रतिनिधित्व करने वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, या उनकी ओर से कोई उनकी सिफारिश से कोई जिसको भी वो डिप्यूट करें किसी दूसरे जज को, तो ये व्यवस्था अगर रहती है तो पारदर्शिता उसमें बनी रहेगी। पारदर्शिता की संभावना काफी ज्यादा है। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि पारदर्शिता तब भी रहे, लेकिन संभावना उसकी बढ़ जाती है क्योंकि ये 3 लोग उसमें रहेंगे और इसमें से एक भी अगर उसका विरोध करेगा, 2 लोग अगर विरोध कर दिए तो वो हो सकता है कि उस व्यक्ति की नियुक्ति ना हो पाए। लेकिन अब जो सिस्टम सरकार ने बनाया, जो कानून बनाया, इसमें तो विरोध का कोई मतलब ही नहीं है। 2 लोगों को तो समर्थन करना ही है। अब प्रधानमंत्री किसी के नाम का अगर लेकर आएंगे तो गृह मंत्री अमित शाह उसका विरोध कर सकते हैं, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसमें यह है कि अब जिसको सरकार चाहेगी वही बनेगा, और उसी बात का विरोध हो रहा था। राहुल गांधी के उस ट्वीट को भी देखेंगे जो उन्होंने अपने डिसेंट नोट के बारे में लिखा है कि उन्होंने क्यों अपनी असहमति जताई है। तेजस्वी यादव को भी सुनेंगे कि चुनाव आयोग को लेकर क्या कह रहे हैं, चीफ जस्टिस को उस चयन समिति से हटाने को लेकर वो क्या कह रहे हैं जो कानून बनाया गया। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। चुनाव आयोग की पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी, उसकी कार्यप्रणाली को लेकर जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जिस तरह से विवादित रहा, अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की नियुक्ति ही विवादों के घेरे में है। अगले 4 साल तक, 2029 तक उनका कार्यकाल है। उस दौरान इस लंबे समय में कई चुनाव उनको कराने हैं। शायद अगला चुनाव भी जो लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव, अगर तब तक हुआ तो उसको भी वो कराएंगे। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया कितनी पारदर्शी हो पाएगी, इसको लेकर तो सवाल जाहिर सी बात है उठेंगे। अब सबकी निगाहें इसी पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन देखते हैं राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, जो उन्होंने डिसेंट नोट के बारे में बताया। वो लिख रहे हैं कि अगले चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति की बैठक के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमति पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर मोदी सरकार ने हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अमलेंदु जी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हमारी चिंताओं को और बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे चुनाव आयोग पर पिछले कई साल से आरोप लगातार लग रहे हैं कि वो कैसे सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर काम कर रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है। ये सारे आरोप विपक्षी नेताओं ने लगाए हैं, और आरोप ऐसे सतही आरोप नहीं है, उनके तमाम प्रमाण दिए गए हैं, और कई मैटर ऐसे हैं जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में लंबित है। हाँ, बिल्कुल लंबित है। और इस पर समीर जी, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत जी, उन्होंने एक अपना वीडियो भी जारी किया। उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाया। उनका कहना है कि आधी रात को उन्होंने ज्ञानेश कुमार को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के नजदीकी समझे जाते हैं, ये सुप्रिया श्रीनेत का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि ऐसी कौन सी जल्दी थी कि कोर्ट की सुनवाई के लिए नहीं रुक सकते थे, जो हम लोग सवाल कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या आफत आ गई थी कि आप सुनवाई तक नहीं रुक सकते थे? अभी कहीं चुनाव भी नहीं है, नजदीकी चुनाव बिहार का, वो भी 6 महीने बाद है। तो आप रुक सकते थे, सुप्रीम कोर्ट का 2 दिन आप इंतजार करते थे, लेकिन नहीं किया। इसको लेकर भी सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए। तो मेरे ख्याल से सुन लेते हैं। सुप्रिया श्रीनेत का सुन लेते हैं, एक बार तेजस्वी यादव को भी सुन लेते हैं। उन्होंने भी चुनावी प्रक्रिया को लेकर और जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला है, जो कानून है, उसको लेकर उन्होंने भी इस जल्दबाजी पर सवाल उठाया है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, चुनाव आयोग जो है, लोगों का विश्वास जो है चुनाव आयोग से उठता चला जा रहा है। जो विश्वसनीयता जो चुनाव आयोग की है, वो लोग दिन प्रतिदिन जो है हर चुनाव के बाद खोते जा रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है, जो भी पॉइंटर्स क्वेरीज जो होती है विपक्षों की, कि विपक्ष के सवालों का जवाब दें, संतोष करें, विपक्ष को सेटिस्फाई करें,
या और कोई बात होती है, शिकायत होती है, तो उसका हल निकाले, नतीजा निकाले, तो चुनाव आयोग नहीं निकाल पाती है। आप देखिएगा पूरी तरीके से जब मैच होता है तो दो टीमों के बीच में मैच होता है, उसमें अंपायर भी होते हैं, दर्शक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं और खास तौर पे चीयर लीडर्स होती हैं आजकल। तो अब चुनाव आयोग का जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर हो गए हैं, दर्शक भी नहीं बन गए, अंपायर तो दूर की बात है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी का चीयर लीडर के तरह काम कर रहा है और ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए चुनाव आयोग कैंसर बनता जा रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा बिहार में जब 20 का जो चुनाव हुआ था तो पहली बार इतिहास में रिजल्ट वाले दिन जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने किया। काउंटिंग को रुकवाया गया, 5 बजे रुकवा दिया गया, हम लोग जीत रहे थे और रात के 2-2 बजे तक जो है इन लोगों ने डिक्लेयर किया। जो कई सीटों पर बेईमानी हुई, हमारे कई जो जीते हुए प्रत्याशी थे वो कोर्ट भी गए, एविडेंस भी उन लोगों ने पेश किया, लेकिन चुनाव आयोग को कोई लेना देना इस बात का नहीं रह गया। तो ये चुनाव आयोग जो है, हम बार बार कह रहे हैं कि ये कैंसर की भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। राजीव कुमार जो आउटगोइंग इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है लूजर्स है और वो हमें ब्लेम नहीं करे। तो हम कौन ब्लेम क्यों नहीं करेगा भाई? बेईमानी करोगे तो ब्लेम कौन नहीं करेगा? करेंगे, एकदम करेंगे। आप उसका तार्किक जवाब दीजिए। जो पॉइंटर क्वेरीज होती है उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। आप तो उसका जवाब ही नहीं देते। तो कोई भी बने हैं नहीं बने, जो बने हैं, हम चाहेंगे कि संविधान, नियम, कायदा से चलें, ना कि कोई पार्टी का चीयर लीडर या पार्टी का सेल बन करके काम करे। तो ये काम होना चाहिए। पटना में और जब हम लोगों की सरकार कभी भी जब बनेगी केंद्र में, तो हम लोग जीतने के बाद जो है ईवीएम को खत्म करेंगे। आपके बयान पर नित्यानंद तेजस्वी यादव और अमलेदु जी, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव के बाद किस तरह से कहा था और संसद के बाहर उन्होंने कहा था कि चुनाव खत्म हो गया है, मृत हो गया है, इस तरह की बात। चुनाव आयोग मर गया है, मर गया है। सफेद कपड़ा लगाना भूल भूल गया, गया। इनको जी लाने हाँ। था और फिर से सफेद कपड़ों के साथ वहाँ प्रदर्शन भी हुआ। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। तो इस समीर जी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि विपक्ष में इसको लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है और होनी भी इसलिए चाहिए कि अगर सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है, सरकार अपने मन के चुनाव आयोग को बैठाना चाहती है, तो ये मंशा पे सवाल उठेंगे। मान लीजिए कोई विपक्ष का या कोई न्यूट्रल व्यक्ति अगर बैठता है तो आखिर सरकार को इसमें आपत्ति क्या है? मतलब जो सवाल और जो सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई जब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीजीआई बैठ सकता है, जी हाँ, सीबीसी की नियुक्ति में बैठता है, तो अन्य में बैठता है, तो इसमें क्यों नहीं बैठना? चूंकि उन नियुक्तियों पर तो जो है तब भी काम चलाया जा सकता है। असली नियुक्ति तो यही है, क्योंकि सरकार इसी से चुनकर आ रही है। और जैसा कि तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के चीयर लीडर्स में बदल चुका है, तो ये बहुत गंभीर आरोप है कि बीजेपी के चीयर लीडर्स में चुनाव आयोग बदल चुका है। तो यानी जो सरकार है वो अवैध सरकार है, केंद्र में बनी हुई भी, और हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली की सरकारें भी जो है वो चुनाव आयोग की बनवाई हुई सरकारें हैं। ये आरोप विपक्ष का एक तरीके से हो गया जी, और ये साफ तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है। और राहुल गांधी भी सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई अगर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उस बैठक में है और मैं भी जाऊंगा तो मैं क्या कर लूंगा वहां जाकर, ये सवाल उठा रहे हैं। तो काफी ज्यादा गंभीर आरोप जो है वो जी, बिल्कुल गंभीर आरोप लग रहे हैं। और जिस तरह से, हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पहले कभी विवादित नहीं रही है, विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस पूरी संस्था पर और पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक हाईजैक कर लेने के लिए, एक पार्टी के लिए काम करने के लिए अमलेंदु जी कभी याद नहीं पड़ता कि इस तरह का इतने बड़े आरोप लगे हों। और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बेईमान है, बेईमानी करेगा तो हम सवाल क्यों नहीं पूछेंगे। तो बेईमानी करने के आरोप, पूरी चुनावी प्रक्रिया को आपने देखा दिल्ली चुनाव से पहले किस तरह से आम आदमी पार्टी ने बताया कि इतने वोट हटाए गए और इतने जोड़े गए, और देखिए जो परिणाम आए तो उतने वोटों से ही जीते
नियुक्ति दिखाई पड़ रहे हैं। और एक मतलब दो कमरे के फ्लैट में 40-40, 50-50 वोट जोड़ दिए, बन गए। 40 अगर आपने वोट जोड़ दिए तो इसका मतलब 80 लोग उसमें रह रहे होंगे, तो 2 कमरे के फ्लैट में 80 लोग रह सकते हैं। और ऐसे ही राहुल गांधी ने सदन में कहा कि महाराष्ट्र में जो शिरडी सीट है उस पर एक बिल्डिंग में 7,000 वोट बन गए। चुनाव आयोग डाटा नहीं दे रहा, डाटा देने से घबरा रहा है, डाटा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे डाटा भाई? वोटर लिस्ट क्यों नहीं देंगे आप? तो ये जो सवाल उठ रहे हैं, तो इसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर सवाल जो है वो चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, और यही आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की टीम में शामिल हो गया है और कोई भी चुनाव अब निष्पक्ष नहीं हो सकते अगर इसी तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां होती रहेंगी। और समीर जी देखिए, पहले भी ऐसा नहीं है कि चुनाव आयुक्त, जैसे आपने भी कहा कि चुनाव आयुक्तों की पहले भी नियुक्तियां होंगी, उन पर भी सवाल उठे, ऐसा नहीं कि नहीं उठे। जी हाँ। लेकिन इस तरीके के गंभीर आरोप कभी नहीं लगे। बिल्कुल, पहले भी चुनाव आयुक्त जो है उनके साथ मंत्री बना दिया गया था या उनको गवर्नर बना दिया गया था, इस तरह की चीजें हुई। हाँ, या किसी बड़े नेता के करीब ही रहे हैं। जी हाँ। तो ये चीजें हुई, लेकिन चुनाव आयुक्त बनने के बाद किसी पर इस तरीके के आरोप नहीं लगे। किसी भी चुनाव आयुक्त पर जिस तरीके से राजीव कुमार या ज्ञानेश कुमार के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इस तरीके के आरोप 70 सालों में किसी भी चुनाव आयुक्त के ऊपर नहीं लगे। ये आरोप लगता है कि साहब वो ज्यादा सख्ती कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जीवीजी कृष्णमूर्ति पर आरोप लगे, साहब सख्ती ज्यादा करते हैं, या वो नागेश्वर राव थे उनके ऊपर लगे, टीएन शेषन के ऊपर आरोप लगे साहब बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं। तो सख्ती करने के आरोप तो लगे, तो सख्ती वो इसीलिए कर रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया जो है ईमानदारी पारदर्शिता रहे। लेकिन आप किसी दल में शामिल हो जाएंगे और आगे बद्दी शायरियां सुनाएंगे, इस तरीके के आरोप जो थे वो किसी चुनाव पर नहीं लगे, जिस तरीके से राजीव कुमार पर लगे। और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति जो है वही जो है वो सवाल, वो तो नियुक्ति ही बिल्कुल सवालों के घेरे में आ गई है। एक बार सुनते हैं कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है और सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इतनी कौन सी जल्दबाजी थी सरकार को कि वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक का इंतजार नहीं कर पाई, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी, और आखिर उस जो कानून बनाया गया उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों निकाल दिया गया। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को, कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उस फैसले के अकॉर्डिंग इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जिस पैनल को करनी है उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रहना था। सरकार ने, मोदी सरकार ने कानून लाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया और मोदी जी के पसंदीदा मंत्री, प्रधानमंत्री के पसंदीदा मंत्री उसमें रहेंगे, प्रधानमंत्री खुद रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर 19 तारीख को सुनवाई करने वाला था, लेकिन आनन फानन में सरकार ने समिति की बैठक बुलाई इस फैसले को करने के लिए। समिति की बैठक में राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मुस्तैदी से कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए और इस बैठक को लंबित कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन उनके सुझाव को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खारिज कर दिया और आधी रात को ज्ञानेश कुमार को इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। डिसेंट नोट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इसमें दिया था। सब जानते हैं ज्ञानेश कुमार जी अमित शाह जी के बड़े पसंदीदा नौकरशाह रहे हैं। सवाल एक है, असल में सवाल दो हैं, और सवाल यह है कि ऐसी क्या जल्दी थी? अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा था तो उसकी सुनवाई हो जाने देते, फिर नियुक्ति करते। ऐसी क्या दिक्कत थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए कि उनको निकालकर मंत्री को एक डाला गया, जिससे कि फैसला 2:1 रहे, जो सरकार चाहेगी उसी की नियुक्ति होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वाले पैनल में रहेगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के पैनल में नहीं रहेगा। यह कहां का न्याय है? जिस इलेक्शन कमीशन पर, जिस चुनाव आयोग पर, जिस मुख्य चुनाव आयुक्त पर इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसमें नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे भाई? इससे क्या आपको कुछ अटपटा सा, अजीब सा नहीं लगता है? मुझे तो लगता है की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों नहीं रह सकते हैं, ये बड़ा सवाल है, और क्यों हटाया गया तो अब इस पर हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जो चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था जिस तरह के विवादों में घिरी है, और विवाद ये है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काम कर रही है, ये आरोप उस पर लग रहे हैं। ऐसे में लोकतंत्र
कितना सुरक्षित है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबकी चिंता जो है खास तौर पर विपक्ष की और जो सिविल सोसाइटीज की ओर से जिन्होंने ये याचिका दायर की है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, दूसरी संस्थाओं ने भी, कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी, इन सब के लिए ये बड़ा सवाल है कि ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है अगर इस तरह से चुनाव आयोग जैसी संस्था काम करने लगेगी सर एक पार्टी के लिए, और उसकी नियुक्ति वही पार्टी करेगी जिसके लिए वो काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और इसीलिए काफी आज सवाल उठाए। हालांकि जो सुप्रिया श्रीनेत ने एक सवाल उठाया कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में सीबीआई शामिल रहेगा और चुनाव आयोग में क्यों नहीं रहेगा, तो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में भी रहेगा, इस पर भी सवाल उठ चुके हैं। हाँ। और वो उपराष्ट्रपति ने उठा दिए हैं और इसीलिए उठाए ताकि उन्हें मालूम था कि ये बहस आगे बढ़ेगी, सीबीआई की नियुक्ति का मामला आएगा, जब सवाल उठेगा तो मालूम था सरकार को कि बात कही जाएगी, तो इसीलिए पहले ये तैयारी की गई और उपराष्ट्रपति के मुंह से कहलवाया गया। तो यानी उपराष्ट्रपति भी एक पार्टी बनकर मैदान में कूद चुके हैं। तो यानी एक तरीके से समीर जी कि पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सरकार के कब्जे में करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी में बदलने के जो आरोप लगते रहते हैं वो धीरे धीरे सही होते हुए नजर आ रहे हैं जी। विपक्ष के जो आरोप है वो आरोप तो अपनी जगह है, लेकिन जो जनता देख रही है वो जनता यही देख रही है कि पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और इसको लेकर गंभीर सवाल सरकार पर उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहे हैं, और इन सवालों के जवाब देश को चाहिए है। नेशन वांट्स टू नो, भारत पूछता है, देश पूछ रहा है कि भाई आखिर इतनी जल्दी क्या थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन बाद मामला है तो आपने नियुक्ति भी कर ली, बैठक भी बुला ली, रात में गजट भी जारी करा दिया और सुबह 9 बजे शपथ ग्रहण भी करा दी, दफ्तर में घुसा भी दिया जी कि भाई कुछ बैठ जाओ, कि ऐसा ना कोई हटा दे सुप्रीम कोर्ट या सुबह जी ना कह दे, दफ्तर खुलते मतलब सुप्रीम कोर्ट खुलते ही ना कह दे कि ठीक है नियुक्ति आपने कर ली लेकिन आप जो ऑफिस नहीं संभालेंगे अभी। बिल्कुल अमलेदु जी, ये सारे बहुत गंभीर आरोप तो हैं ही, और चुनाव आयोग जैसी संस्था पर जिसका जाहिर सी बात है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को वही देख रहा है, राज्यों में चुनाव कैसे होने हैं, केंद्र में जो लोकसभा का चुनाव कैसे होना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारे चुनाव की प्रक्रिया को उसी को तय करना है कैसे होना है। और वो अगर उस पर आरोप लग रहा है कि वो एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे थे कि वो पार्टी भी नहीं, अब तो वो चीयर लीडर बन गया है, यानी जो पार्टी कह रही है उसी के अनुसार वो काम कर रहा है, और वो काम हो जाने पर वो ताली बजा रहा है, बड़ा आरोप है। और एक जिम्मेदार नेता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक राज्य के रहे हैं, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। और अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने तो सीधे तौर पर इसकी मृत्यु की घोषणा कर दी चुनाव आयोग के। ऐसे आरोप जब लग रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब उनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो संदेह के घेरे में है, कोर्ट में चुनौती दी गई है और सरकार उस कोर्ट की सुनवाई का इंतजार तक नहीं कर पा रही है। उससे भी गंभीर मुद्दा यह है अमलेदु जी कि जिस तरह से विपक्ष की आवाजों को दबाने का काम हो रहा है। अभी जो आपने उपराष्ट्रपति का नाम लिया, तो सदन के भीतर किस तरह से उन पर आरोप लगते हैं कि विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते हैं, यानी विरोध की, विपक्ष की, प्रतिरोध की आवाजों को कैसे दबाया जाता है। जेपीसी की बैठक में किस तरह से डिसेंट नोट्स जो दिए विपक्षी सांसदों ने उसको कैसे खारिज कर दिया, खारिज करना क्या, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। और दूसरी ओर अभी जब लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी इस मीटिंग में बैठे जो मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम को तय कर रही थी, उसमें उनके डिसेंट नोट का कोई संज्ञान नहीं लिया गया। यानी विपक्ष को आप सुनने का ही, बोलने का ही मौका नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गंभीर मसला है। हाँ बिल्कुल समझिए, विपक्ष की आवाज भी नहीं सुन रहे हैं, नेता विपक्ष तक को आप नहीं सुन रहे हैं, नेता विपक्ष को आप जो है बीच में आप डिस्टर्ब करते हैं। और विपक्ष को इसीलिए जो था वो 2 बार जो था वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना पड़ा, लेकिन उसमें दोनों बार चर्चा नहीं हो पाई कि किसी भी तरीके से। अब हो सकता है फिर से उसमें अविश्वास प्रस्ताव आए। और समझिए जिस तरीके से अमेरिका के मसले पर विपक्ष ने अपनी बात रखी और उस पर बाहर आए, महाकुंभ के मसले पर जिस तरीके से हुआ, यानी पूरी विपक्ष की आवाज को कुचलने का प्रयास जो था वो किया गया। और विपक्ष जो है ये आरोप लगातार लगा रहा है कि जगदीप धनखड़ साहब जो है वो एक तरीके से सत्ता पक्ष के पैरोकार बनकर जो है वो सदन को चलाते हैं। तो ये विपक्ष के अपने आरोप प्रत्यारोप है। उस पर कहा भी उन्होंने धनखड़ साहब ने कि भाई नेता विरोधी दल में मेरे चैम्बर में आकर मुझसे बात कर रहे हैं, मैं सफाई दूंगा, मतलब एक तरीके से ये उनको कहना पड़ा। लेकिन वो सफाई तो अपनी जगह, लेकिन ये मसला जो है समीर जी ये काफी ज्यादा गंभीर है। और सुप्रीम कोर्ट में आज जो इस तरीके से चालाकी चली है सरकार में, एक तरह से कहा जाए जो पैतरे
जुमलेबाजी चली है, जो खेल खेला है उसको लेकर सरकार की मंशा पर और सवाल खड़े हो गए। विपक्ष के आरोप एकदम से सही साबित होते हुए नजर आते हैं। पहला तो सवाल यही था कि भाई जब सरकार का ये मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 19 तारीख पर हम इस पर सुनवाई करेंगे और अगर वो कुछ करते भी हैं तो यहाँ आकर सब ठीक किया जाएगा, ये टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आते ही समीर जी सरकार को लगा कि मामला प्रतिकूल आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट जो है इस कानून को नल एंड वॉइड कर सकता है और ये नल एंड वॉइड करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो इसके तहत की गई नियुक्तियां ही जो है वो रद्द हो जाएंगी। तो इसलिए सरकार ने तुरंत सबसे पहले जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया। कानून मंत्रालय ने बैठक बुला ली गई समिति की, राहुल गांधी उसमें नेता प्रतिपक्ष वो भी मौजूद थे, उन्होंने अपना डिसेंट नोट लगाया। उनके डिसेंट नोट को बिना खारिज किए हुए नियुक्ति जो थी वो कर दी गई, राष्ट्रपति को भेज दिया गया, राष्ट्रपति ने उस पर तुरंत जो थे वो अपने हस्ताक्षर कर दिए, रात में ही गजट जारी हो गया और आज सुबह 9 बजे ही शपथ भी दिला दी गई और कार्यालय में घुसा दिया गया कि जल्दी से घुस जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं सुबह खुलते ही अगर ये आदेश दे दिया कि ठीक है आपने नियुक्ति कर ली वो तो कर ली, लेकिन अब आप जो है कार्यालय में नहीं जा सकते, परिवार ज्ञान नहीं कर सकते जब तक कि इस पर कोई फैसला नहीं आ जाए, तो मामला अटक जाएगा। सरकार को ये सारे अंदेशे थे और इसीलिए सरकार ने एक तरीके से कहा जाए ये चालाकी चली और जो था वो जो एसजी तुषार मेहता उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई अभी हम जो है संविधान पीठ के सामने और अभी हम उपस्थित नहीं हो सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप हमको बताइए कि आप कब फ्री होते तब हम इस पर सुनवाई करेंगे। तो सुनवाई करेंगे यानी अभी उस पर सुनवाई नहीं हुई, शुरू हुई और उसको अर्जेंट मैटर के तौर पर जो एडीआर के जो यहाँ सबसे मुख्य याचिका डाली गई है उसके वकील के तौर पर प्रशांत भूषण उपस्थित हुए। अर्जेंट मैटर उन्होंने कहा, लेकिन सॉलिसिटर जनरल कहीं और बिजी थे, व्यस्तता थी। उन्होंने जज जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज हैं उनसे कहा कि अभी बिजी हूं, लेकिन ये सुनवाई तो होनी ही है। सुनवाई के बाद इस पर फैसला क्या होना है और इस फैसले के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर इसको रद्द कर देता है इस कानून को सुप्रीम कोर्ट, जिसकी काफी संभावना दिखाई पड़ रही है, इसलिए कि जो पारदर्शिता की बातें हो रही हैं वो पारदर्शिता इस मौजूदा सिस्टम में जो कानून में 3 लोगों की कमेटी है उसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइजरी थी, जो एक सलाह दी थी और कहा भी था कि जब तक कानून नहीं बनता है इसी के तहत आप नियुक्ति करिए अगर जरूरत पड़े, उसमें जो कमेटी वो जो पैनल था जिसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ये 3 लोग थे, वो कहीं ज्यादा तार्किक दिखाई पड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट की वो एडवाइस थी वो एक तरीके से उसको खारिज करते हुए ये नई बनाई गई है। तो संभावना तो इसकी दिखाई पड़ रही है कि इसको खारिज हो सकता है, इस कानून को निरस्त कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और निरस्त होने के बाद क्या जो नियुक्तियां की गई हैं, जो सोचकर सरकार ने की होंगी कि हम रातों रात अगर बना देते हैं सुनवाई शुरू होने से ही पहले, तो क्या उसकी ये इस मंशा पर पानी फिर सकता है? हाँ बिल्कुल समीर जी, इस पे मंशा पर पानी फिर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आदेश है कि वो संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून निरस्त कर सकता है, विरोध कर सकता है, क्योंकि संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है जी। और ऐसे कई मामलों में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कानून जो संसद ने पास किए उनको उसने निरस्त कर दिया, हालांकि सरकार ने फिर उनको संसद से पास करा दिया लेकिन फिर निरस्त कर दिया, तो ये विवाद की स्थिति रहती है। लेकिन चूंकि अंततः सुप्रीम कोर्ट जो है वो संविधान का कस्टोडियन है, तो ये शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। बहुत से कानून उसने निरस्त किए हैं। अब यह मामला जो है समीर जी, जो संभावनाएं जताई जा रही है वो संभावना यही है, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल मामले में जो आदेश दिया था, जिसका कि जिक्र एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से अपनी याचिका में किया गया है, उसमें आदेश ये था कि भाई एक समिति बनेगी और समिति जो है उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष नेता या जो सबसे बड़ा दल होगा वो और मुख्य न्यायाधीश जो है ये उसमें शामिल होंगे। तो यानी इसमें यह किया गया था कि जो सरकार का इसमें बहुमत नहीं होगा और एक निष्पक्ष समिति जो होगी तो अब पारदर्शिता बनी रहेगी, संभावना ज्यादा रहेगी। तो उसके तहत ये था और ये कहा गया था कि सरकार इस पर कानून बनाए, तो सरकार को जो कानून बनाना था वो कानून ये बनाना था कि वो पारदर्शिता जो बनी रहे और चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था बनी रहे। सरकार जो 2023 में कानून लेकर आई, जो उसने बनाया, उसमें पारदर्शिता की भी कमी है और वो निष्पक्षता तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जो कानून सरकार ने बनाया वो निष्पक्षता की और पारदर्शिता की कसौटी पर खरा नहीं
करता है उसका उल्लंघन करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो अनूप वर्णवाल मामले में है वो लागू रहे और कमेटी में सीजेआई शामिल रहे और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में जो हो या सबसे बड़ा दल हो वो शामिल रहे और प्रधानमंत्री हो, ये 3 लोगों की कमेटी हो, ताकि सरकार का बहुमत जो है कमेटी में नहीं हो। महत्वपूर्ण चीज इसमें समझिए क्या है, जो मूल भावना थी जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था वो ये था कि कमेटी में सरकार का जो है वो बहुमत नहीं होगा और जो कानून पास किया गया उसमें सरकार का बहुमत है, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री होगा, उसमें गृह मंत्री हो सकता है, कानून मंत्री कोई भी हो सकता है और नेता प्रतिपक्ष होंगे, तो बहुमत सरकार का हो गया। और सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या थी कि सरकार का बहुमत नहीं हो ताकि निष्पक्षता बनी रहे। तो जो मूल भावना थी उस आदेश की, उस मूल भावना का उल्लंघन हुआ। तो इसीलिए सरकार को भी यह अंदेशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को जो सीईसी नियुक्ति अधिनियम 2023 है इसको नल एंड वॉइड कर देगा, इसको निरस्त कर देगा। इसीलिए सरकार ने कहते चले हैं, फिलहाल तो सरकार ने खेल कर दिया है जी। एसजी ने छुट्टी मांग ली, एक तरीके से कहा जाए कि संविधान पीठ के सामने, हालांकि जो संविधान पीठ की मामला था सुप्रीम कोर्ट से खबर आ रही है उसमें संविधान पीठ की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब देखना ये है कि वहां से छुट्टी पाने के बाद एसजी साहब जो है वो जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर राव की जो खंडपीठ है इसके सामने इस मामले के लिए उपस्थित होते हैं कि नहीं होते। जी बिल्कुल। और इस कानून की अगर बात करें, जो मौजूदा कानून है जिसको चुनौती दी गई है, उसमें यह है कि कानून मंत्रालय 5 नामों का, जो चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए जो सर्च कमेटी होगी वो ढूंढ कर लाएगी कि एलिजिबल 5 नाम लेकर आए। एलिजिबल यानी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है, सेक्रेटरी लेवल के, ऐसे 5 लोगों का, और जिनके पास अनुभव है चुनाव कराने का, वो 5 नाम रखेगी। वो उस 5 नाम को रखा जाएगा कमेटी के सामने, जो सिलेक्शन कमेटी है, चयन समिति है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जिस भी मंत्री को चाहे वो रह सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि गृह मंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर उनके सबसे खास गृह मंत्री हैं तो उन्होंने इस कमेटी में उनको रखा। और तीसरा मेंबर होगा पैनल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या जिस भी दल का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। तो इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उस नाते वो गए। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में किस तरह से ये सरकार का इसमें बहुमत है और सरकार की ही इच्छा से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने हैं, उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। इसमें सारी चीजें सेम थी, केवल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप उसको सर्च कमेटी, तो जाहिर सी बात है वो विधि मंत्रालय का काम है, वो करेगी, लेकिन चयन समिति जो होगी उसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें से हटा दिया गया। तो ये जब कानून ये बन रहा था तब भी इसको लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। विपक्ष ने इस पर तब भी यही आपत्तियां जताई थी। एक बार सुनते हैं जब कानून बन रहा था उस समय राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में क्या कहा था, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को रखने का मतलब ही क्या है। एक बार सुनते हैं राहुल गांधी का वो पुराना भाषण जब कानून बनते समय उन्होंने लोकसभा में दिया था, और इस चयन समिति जो ये कानून बनाया जा रहा है चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए, उसका मतलब क्या रह जाता है। सुनते हैं राहुल गांधी को। Request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I am only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, उसमें 2 और 1 से उसको तय करना है तो उसमें रखने का मतलब ही क्या है। और 2 लोग जब वो सरकार के लोग होंगे
तो जाहिर सी बात है जिस एक नाम पर उनको स्वीकृति देनी होगी वो दे ही देंगे। उसमें लोकसभा के में नेता प्रतिपक्ष का रहने का कोई मतलब नहीं है। और बड़ा सवाल, जो सवाल पूरे सदन की उसमें सहमति दिखाई पड़ रही थी, वो ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से क्यों हटाया गया, उसके पीछे क्या कारण है, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी आपने जो जिक्र किया अमलेंदु जी उपराष्ट्रपति का, भी किसी कार्यक्रम में वो किसी में उन्होंने ये बोला भी कि उसमें जरूरत ही क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भोपाल में एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये न्यायपालिका और जो है वो कार्यपालिका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में हस्तक्षेप कैसे कर सकती है, और ये संवैधानिक मसला है। और जो उस समय की कार्यपालिका थी उसने था वो सरेंडर कर दिया था न्यायपालिका के सामने। ये यानी एक संवैधानिक विवाद पैदा करने की कोशिश के तौर पर उसको देखा गया उपराष्ट्रपति के वक्तव्य को। उन्होंने विवाद पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो विवाद जो था वो पैदा करना जो था वो सिर्फ यही नहीं था समझिए। असली विवाद जो था वो यही था कि सीजेआई मुख्य चुनाव आयुक्त की उसमें क्यों हो, तो सीधे सीधे प्रहार नहीं किया सकता था, तो सीबीआई डायरेक्टर के जरिए था वो प्रहार किया गया। तो ये एक तरीके से किया गया। हालांकि आज जो है कांग्रेस ने अपनी एक बैठक बुलाई है। जी हाँ। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सब उस बैठक में रहे हैं, और उसमें जो चर्चा होगी, ये बताया जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या हो, कांग्रेस किस तरीके से विस्तार करे, सरकार जिस तरीके से संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है उस पर भी चर्चा, रूपरेखा तैयार की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त का और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला जो है ये भी उस बैठक में चर्चा किया जाएगा, इस पर भी रूपरेखा बनेगी। तो एक गंभीर चर्चा जो है वो आज कांग्रेस की जो महासचिवों की बैठक हो रही है, बुलाई है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो बैठक भी आज हुई है समीर जी। जो राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिवों की प्रभारियों की बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक, उसमें इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। और यह मुद्दा गर्म है, इसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता एकजुट हैं, एक साथ हैं, विरोध कर रहे हैं। चूंकि मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला है, इसीलिए यह माना जा रहा था कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं का आदर करेगी सरकार, और लंबित मामला है तो ये नियुक्ति नहीं करेगी। लेकिन सरकार ने ऐसी किसी भावना का कोई आदर करने की जरूरत नहीं समझी, नियुक्ति कर डाली। जबकि जब इस कार्रवाई में इसमें लाया गया था ये सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट में सवाल आया कि 18 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि कोई बात नहीं है, रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हम जब 19 तारीख को सुनवाई करेंगे उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। हाँ, और ये साफ तौर पर आदेश था, जी हाँ, सरकार का साफ तौर पर आदेश था कि हम उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे, और इसके बाद ही मतलब ये तरीके से साफ संदेश दे दिया था कि आपको इस पर कोई काम नहीं करना है। और राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट लगाया, उस डिसेंट नोट में भी यही बात है। राहुल गांधी जो बैठक में कहा उसमें भी यही बात है कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है और ये सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश आ सकता है, तो आप इस समय चुनाव कर ही नहीं सकते। वो तो बात की बात है कि आपने क्या नाम चुन लिया, वो तो बात की बात है। राहुल गांधी का तो डिसेंट नोट ये है कि किसी नाम पर नहीं है, उनका डिसीजन नोट यही है कि आप अभी चुन ही नहीं सकते। जी हाँ, आपको भी रोकना पड़ेगा, चूंकि मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, और ये संसद जो नहीं है, ये कमेटी है, सिलेक्ट कमेटी एक है। जी हाँ, सिलेक्ट कमेटी, तो इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। अब समीर जी, यह एक व्यवस्था का प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस सिलेक्ट कमेटी ने नहीं माना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अवमानना का नोटिस भी इस सिलेक्ट कमेटी को जारी कर सकता है? बिल्कुल। अब उस सिलेक्ट कमेटी में राहुल गांधी का तो चूंकि डिसीजन नोट लगा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उसमें है, तो क्या उनको कोई अवमानना का नोटिस इशू हो सकता है? मुझे लगता है ये कानूनी मसला, प्रशांत भूषण चूंकि इस मामले को रख रहे हैं, तो हो सकता है प्रशांत भूषण ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे कि साहब आपके आदेश की अवहेलना करते हुए सिलेक्ट कमेटी ने नियुक्ति भी कर ली, राष्ट्रपति को भी पहुंच गया, राष्ट्रपति ने उस पर दस्तखत कर दिए, गजट भी जारी हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पर शपथ ग्रहण कर लिया, कार्यालय में भी चलेगा। और सिलेक्ट कमेटी के एक मेंबर की उसमें आपत्ति को दर्ज भी नहीं किया गया, आपत्ति को दर्ज भी नहीं किया गया, जबकि उसकी आपत्ति है, उसको आपत्ति को आपने खारिज भी नहीं किया। तो इसलिए जो है ये मतलब कानूनी दांवपेच भी फंस गया। तो यानी अब 2 मुकदमे तैयार होंगे समीर जी। जी हाँ, एक मुकदमा इस कानून को निरस्त करने का, दूसरा मुकदमा ये कि अवमानना का और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, ये मुकदमा भी एक तैयार है। तो हो सकता है कि बहुत से लोग इसको लेकर भी चले जाए। समीर जी, जो ममता बनर्जी ने कुंभ को लेकर के जो टिप्पणी कर दी थी, उसको लेकर भी काफी विवाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए हैं, और कुंभ में अव्यवस्था जो फैल रही है उसको लेकर के बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो सुनते हैं अखिलेश यादव को। लेकिन कुंभ की व्यवस्था को लेकर ये मामला संसद में भी उठा अमलेदु जी, बजट सत्र में, और अभी जब से वहाँ विधानसभा, यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, उसमें भी ये मसला हावी रहा, आज भी उस पर चर्चा हुई। लेकिन
ये एक बड़ा मुद्दा है और सरकार से मांगा जा रहा है कि आप महाकुंभ में हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई, आप उसका फिगर, उसका जो आंकड़ा है वो क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? जो अव्यवस्था है उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? यही ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाया कि उस कुंभ में पूरी तरह से व्यवस्था फेल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको दूसरे तरीके से देख रहे हैं और उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं उनके आरोप है कि कुंभ को लेकर आपत्ति है। कुंभ को लेकर किसको आपत्ति है? बिल्कुल वही बात जो अगर आपने कल हम लोगों ने सुनवाया भी था कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे वहां कह रहे हैं कि अगर अंग्रेजी भी शामिल हो सकती है कार्यवाही की भाषा के तौर पर तो उर्दू को भी किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उर्दू लाना चाहते हैं, उर्दू थोपना चाहते हैं और न जाने क्या क्या कहा। हाँ, तो सुनते हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव को सुनते हैं, ममता बनर्जी के बयान को लेकर, कुंभ की अव्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या कहा है और अखिलेश यादव लगातार उस पर सवाल उठाते रहे हैं। सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। लोग हैं, खोए हुए हैं, लोगों की जान गई है लेकिन सरकार नहीं बता रही है। बड़ा मुद्दा है, विधानसभा में छाया हुआ है और ममता बनर्जी ने ही नहीं बल्कि तमाम लोगों ने, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक लोगों ने, आम लोगों ने इस पर बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं, मांग हो रही है। और सब एक दूसरा मुद्दा भी है जिसको सरकार दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो दबता कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है और वो है अमेरिका से जिस तरह से भारतीय प्रवासियों को लाया गया जो वहां अवैध तरीके से रह रहे थे, उनको जिस अमानवीयता के साथ लाया गया, संसद के बाद अब अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में भी वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में जंजीरें डालकर और हाथ में हथकड़ी डालकर विधायकों ने प्रदर्शन किया। आज गुजरात में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, आप देख सकते हैं ये विजुअल्स हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं गुजरात विधानसभा में, वो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो प्रवासी भारतीय जो अवैध तरीके से वहां थे उनमें से गुजरात के लोग हैं। लेकिन गुजरात सरकार बड़े आराम से इस अमानवीयता को बर्दाश्त कर रही है। देश की सरकार अमानवीयता को बर्दाश्त कर रही है, अमेरिका से वो हस्तक्षेप भी नहीं कर पा रही है। और आज कल से एक और विजुअल बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल है, नहीं ट्रंप का तो है ही है, कैसे वो जंजीरों से बांधा जा रहा है, जंजीरों से बांधा जा रहा है। और ये भी है कि किस तरीके से वो अहमदाबाद में एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं वो भारतीय, तो उनका चेहरा ढककर जो है पुलिस ले जा रही है। मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में चीजें आ गई और ये आया कि साहब सिखों की वहां पगड़ी खोलकर जो था वो उनको जंजीरें बांधकर लाया गया, तो यानी जनता के सामने, देश के सामने ये सच आने नहीं पाए कि अमेरिका किस तरीके से भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिन्न मित्र डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरीके से भारतीयों का अपमान कर रहे हैं, ये चीजें सामने ना आने पाए। तो वहां अहमदाबाद में उन भारतीयों को चेहरा ढककर जो पुलिस ले जा रही है। और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एक सख्त प्रहार जो है वो कर दिया है, जो भारत को सहायता दी जाती थी चुनाव के लिए, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बहुत अमीर लोग हैं, बहुत टैरिफ लगाते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सम्मान करता हूं लेकिन हम भारत को ये 21 अरब डॉलर की सहायता क्यों दे रहे हैं, ये भी आ गया। और उस सहायता पर रोक लगा दी। एक और झटका अमेरिका से मिला है अमलेंदु जी, जो अडानी के खिलाफ वहां जारी थे, वहां गिरफ्तारी वारंट, उस पर भी अपडेट है। उस पर अपडेट ये कि वहां की अदालत ने जो है भारत सरकार से सहयोग मांगा है कि अडानी के खिलाफ जांच में आप सहयोग कीजिए। तो यानी जो सवाल पूछ लिया गया था अमेरिका में व्यक्तिगत सवाल, तो जब चूंकि व्यक्तिगत मामला है तो आप व्यक्तिगत मामला है तो सरकार अपना काम करे, ये वहां की अदालत ने कहा। चूंकि प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे कि व्यक्तिगत मामला है, तो जब व्यक्तिगत मामला है तो अडानी को बचाने का काम आप मत कीजिए, ये वहां की अदालत की तरफ से भारत सरकार से अनुरोध किया गया। तो अब देखते हैं कि इसमें भारत सरकार क्या जो है निर्णय लेती है। लेकिन इस पर सवाल बहुत उठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि देश के नागरिकों की इतनी बेइज्जती सरकार कैसे बर्दाश्त कर रही है। और लगातार वहां प्रधानमंत्री मौजूद रहे और उस दौरान देश के नागरिकों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाली जा रही थी और उस स्थिति में उनको सेना के जहाज से यहाँ डिपोर्ट किया जा रहा था, पहुंचाया जा रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर आपत्ति जताने की जहमत नहीं उठाई, या उन्होंने अगर उठाई भी हो तो उसको शायद खारिज कर दिया गया इस पर। लेकिन इस पर खामोश नहीं है, लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं और देश के हर नागरिक को इससे पीड़ा हो रही है कि आखिर कोई देश भारत के नागरिकों का इस तरह से उनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है जैसे गुलामों के साथ किया जाता है। जब कभी मध्यकालीन युग में जब गुलामों की ट्रेडिशन थी, लोग रहते थे। तो ये बड़े सवाल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सबकी निगाहें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस
उन याचिकाओं की सुनवाई पर जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को, नियुक्ति के कानून को चुनौती देने वाली हैं, उस पर आज सुनवाई जारी है। आगे क्या होता है उससे हम आपको अपडेट रखेंगे।